इस समुद्री इलाके में वही सबसे बड़ा और अजेय शासक था। उसकी विशाल आरी जैसे दांतों वाली पीठ की रीढ़ समुद्र की लहरों को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी और कुछ ही पलों में वह उनके पीछे आ पहुंचा। छोटी लकड़ी की नाव इतनी धीमी थी मानो कोई घोंघा रेंग रहा हो। उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। जैसे जैसे वह विशाल दैत्य करीब आता गया, सभी के चेहरों पर मौत का साया साफ दिखाई देने लगा। बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार कप्तान ने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने आदेश दिया कि समुद्र में एक जल बारूदी सुरंग फेंकी जाए ताकि गोडजिला का रास्ता रोका जा सके। लेकिन गोडजिला इतनी तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा था कि वह सुरंग सीधे उसकी पीठ की हड्डी नुमा प्लेटों में जा ढंसी। जैसे ही वह पास पहुंचा, बम को विस्फोटित कर दिया गया। देखते ही देखते सैकड़ों फीट ऊंचा पानी का फव्वारा आसमान में उठ गया। पूरा समुद्र कांप उठा। नाव पर मौजूद सभी लोग सांस रोककर खड़े हो गए। उन्हें लगा कि इस बार दैत्य को भारी नुकसान पहुंचा होगा। लेकिन जब पानी का गुब्बार धीरे धीरे छूटा तो सबके होश उड़ गए। गोडजिला के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। उल्टा वह और भी ज्यादा क्रोधित हो चुका था। उसने अपना विशाल सिर ऊपर उठाया और नाव पर खड़े उन छोटे से इंसानों को घूरने लगा, मानो अगले ही पल उन्हें निगल जाएगा। मौत अब बस कुछ ही कदम दूर थी। सहायक निर्देशक के पास आदेश मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह दौड़कर नाव के अगले हिस्से पर लगे तोप मंच पर चढ़ गया। उसने भारी मशीन गन उठाई और गोडजिला पर लगातार गोलियां बरसाने लगा। लेकिन ये हमले उसके लिए किसी मच्छर के काटने से ज्यादा नहीं थे। गोलियां उसकी चमड़ी तक को नहीं भेद पा रही थीं। उसी दौरान नोदा के दिमाग में एक विचार आया। गोडजिला के शरीर का बाहरी कवच लगभग अभेद्य था, लेकिन उसके मुंह के अंदर कोई सुरक्षा नहीं थी। अगर किसी तरह जल बारूदी सुरंग सीधे उसके मुंह में पहुंचा दी जाए तो शायद उसे गंभीर चोट पहुंचाई जा सकती थी। योजना सुनने में पागलपन लग रही थी, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही गोडजिला ने उनके द्वारा फेंकी गई अजीब वस्तु देखी, उसने गुस्से में उसे एक ही बार में निगल लिया। नाव पर मौजूद लोगों की आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जागी। वे तुरंत विस्फोट करने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ है। फ्यूज में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। घबराकर उन्होंने तार वापस खींचा तो देखा कि गोडजिला के नुकीले दांत उसे पहले ही काट चुके थे। अब सभी लोगों के चेहरे पर निराशा छा गई। गोडजिला उनसे बस कुछ ही दूरी पर था। ऐसा लग रहा था कि अब उनका अंत निश्चित है। उसी समय तोप मंच पर खड़े सहायक निर्देशक ने गुस्से से दहाड़ लगाई और मशीन गन का ट्रिगर फिर से दबा दिया। लगातार गोलियों की बौछार से गोडजिला का ध्यान भटक गया। तभी उसके मुंह के भीतर मौजूद सुरंग आखिरकार फट पड़ी। एक भीषण धमाका हुआ। विस्फोट के बाद गोडजिला उलटकर समुद्र की सतह पर गिर पड़ा और कुछ समय तक बिल्कुल शांत रहा। नाव पर मौजूद चारों लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि खतरा आखिरकार टल गया है, लेकिन अगले ही पल उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने देखा कि गोडजिला के चेहरे पर धमाके से बना विशाल घाव कुछ ही सेकंड में तेजी से भरने लगा। देखते ही देखते वह पूरी तरह ठीक हो गया। अब उन्हें एहसास हुआ कि यह राक्षस सिर्फ अपार शक्ति और अभेद्य रक्षा ही नहीं रखता, बल्कि उसके पास प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाली पुनर्जीवन क्षमता भी है। उनका हमला उसे रोकने के बजाय और ज्यादा क्रोधित कर चुका था। गोडजिला ने अपना विशाल शरीर सीधा किया और अपना सबसे विनाशकारी हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही वह लकड़ी की नाव को खत्म करने वाला था, अचानक दूर से तोपों की गर्जना सुनाई दी। आखिरकार भारी युद्धपोत ताकाओ वहां पहुंच चुका था। युद्धपोत ने गोडजिला को संभलने का मौका तक नहीं दिया। लगातार तोपों की बारिश शुरू हो गई। एक के बाद एक गोले उसके शरीर पर फटने लगे और वह फिर से समुद्र में जा गिरा। लेकिन यह दैत्य इतना मजबूत था कि उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब उसका पूरा गुस्सा युद्धपोत पर केंद्रित हो चुका था। गोडजिला तुरंत गहरे समुद्र में गोता लगा गया। समुद्र की गहराइयों को ढाल बनाकर वह पूरी गति से आगे बढ़ा और अचानक पानी फाड़ते हुए बाहर निकला। अगले ही पल उसका विशाल शरीर सीधे युद्धपोत के डेक पर आ गिरा। सैनिक उसके सामने बिल्कुल असहाय थे। हजारों टन वजनी लोहे का युद्धपोत भी उसकी ताकत के सामने किसी खिलौने जैसा लग रहा था। उसके हिंसक हमलों से ताकाओ युद्धपोत टूटने की कगार पर पहुंच गया। तभी जहाज की तोपों ने बेहद करीब से जवाबी हमला किया। कई गोले एक साथ गोडजिला के शरीर पर फटे और वह फिर से समुद्र में गिर पड़ा। मौत के मुंह से लौटे नाविक कांपते हुए खड़े हुए। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्होंने इस राक्षस को काबू कर लिया है। लेकिन तभी समुद्र की गहराइयों में एक चमकदार नीली रोशनी दिखाई दी और यहीं से पूरी कहानी का सबसे भयावह दृश्य शुरू हुआ। समुद्र के भीतर से उठी वह नीली चमक अचानक विनाशकारी परमाणु किरण में बदल गई। गोडजिला का एटॉमिक ब्रीथ हर चीज को अपने रास्ते से मिटाता हुआ आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में आसमान में एक विशाल मशरूम क्लाउड उठ खड़ा हुआ। वही दृश्य जिसने जापान के इतिहास पर हमेशा के लिए गहरा घाव छोड़ दिया था। अभी कुछ क्षण पहले तक गर्व से खड़ा ताकाओ युद्धपोत उस भयानक तापमान के सामने टिक नहीं पाया। वह पल भर में वाष्प बनकर हवा में गायब हो गया। पूरा जहाज राख बन गया। कोई भी जीवित नहीं बचा। उस क्षण यह साफ हो गया कि इंसान की सारी सैन्य शक्ति प्रकृति और परमाणु आपदा से जन्मे इस दैत्य के सामने कितनी छोटी है। उनकी सारी बहादुरी, सारे हथियार
और सारी कोशिशें शुरू से ही व्यर्थ थीं। हालांकि इस विनाशकारी हमले की कीमत गोडजिला को भी चुकानी पड़ती थी। उसकी परमाणु किरण में मौजूद ऊर्जा इतनी भयानक थी कि हर बार उसका उपयोग करने पर उसके ऊपरी शरीर की चमड़ी और कवच बुरी तरह झुलस जाते थे। उसके शरीर पर जलने के स्पष्ट निशान दिखाई देते थे। यानी यह हमला जितना दुश्मनों के लिए खतरनाक था, उतना ही खुद उसके लिए भी नुकसानदेह था। इसलिए इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग करने के बाद उसे वापस गहरे समुद्र में जाकर आराम करना पड़ता था, ताकि उसका शरीर खुद को ठीक कर सके। गोडजिला की यह विशेषता पूरे श्रृंखला में अनोखी थी। इसका संदेश भी साफ था। परमाणु शक्ति एक दोधारी तलवार है। वह दूसरों को नष्ट करने के साथ साथ अपने मालिक को भी धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती रहती है। डरे हुए सैनिकों को अपनी ताकत दिखाने के बाद गोडजिला ने अपनी विशाल पूंछ घुमाई और फिर से गहरे समुद्र में गायब हो गया। जब सहायक निर्देशक की आंख खुली, तब वह सेना द्वारा संचालित एक बंद अस्पताल में था। होश में आते ही उसने सरकार से पूरे शहर को खाली कराने की मांग की। बेहोश होने से पहले उसने साफ देखा था कि गोडजिला टोक्यो की ओर बढ़ रहा है, लेकिन योदा ने उसे बताया कि सरकार ने पहले ही इस पूरी घटना को गुप्त रखने का फैसला कर लिया है। अगर गोडजिला के अस्तित्व की खबर जनता तक पहुंच गई तो पूरे शहर में भारी दंगे और अफरा तफरी मच जाएगी। युद्ध के बाद पहले से ही तबाह जापान ऐसी अराजकता झेलने की स्थिति में नहीं था। उस समय न इंटरनेट था और न ही तेज समाचार माध्यम। सरकार के लिए समुद्र में हुई इस भयानक घटना को छिपाना बेहद आसान था और वे दोनों सिर्फ साधारण नागरिक थे। सरकार के फैसले को बदलने की ताकत उनके पास नहीं थी। आखिरकार सहायक निर्देशक ने चुप रहने का निर्णय लिया। घर लौटने के बाद उसने नोरिको को समुद्र में हुई उस भयावह घटना के बारे में एक शब्द तक नहीं बताया। लेकिन नोरिको पहले ही महसूस कर चुकी थी कि उसके व्यवहार में कुछ बदल गया है। उसके भीतर वर्षों से दबे हुए भावनाओं का बांध टूटने लगा था। उसने बार बार उससे सच्चाई पूछनी शुरू की। वे दोनों कई वर्षों से साथ थे, लेकिन सहायक निर्देशक ने कभी अपने दिल की बातें खुलकर नहीं बताई थी। नोरिको के लगातार सवालों के सामने आखिरकार उसके भीतर वर्षों से जमा अपराध बोध, डर और पीड़ा बाहर आने लगी। बाकी डर, अपराध बोध और आत्मग्लानि का वह पहाड़ जिसे सहायक निर्देशक वर्षों से अपने सीने में दबाए हुए था, आखिरकार टूटकर बिखर गया। उसने पहली बार अपने दिल में दबी उस अंधेरी सच्चाई को किसी के सामने स्वीकार किया। बहुत से लोग इस कहानी में सिर्फ एक विशालकाय राक्षस को शहर तबाह करते हुए देखते हैं, लेकिन वे उस आदमी के भीतर चल रहे युद्ध को नहीं समझ पाते। उसकी असली लड़ाई गोडजिला से नहीं, बल्कि अपने अतीत से थी। वह कभी कायर नहीं था। असल में युद्ध और सैन्यवाद ने उसके मन को अंदर तक तोड़ दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में वह कामिकाजे विशेष आक्रमण दल का पायलट था। उस समय जापान के युवाओं को यह सिखाया जाता था कि देश के लिए मर जाना सबसे बड़ा सम्मान है। उन्हें अपने विमानों को दुश्मन जहाजों से टकराकर आत्मघाती हमला करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन उसने इस युद्ध की निरर्थकता को समझ लिया था। वह जानता था कि यह मौत किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी। इसीलिए उसने विमान में खराबी का बहाना बनाया और ओडो द्वीप पर उतरकर मरम्मत का नाटक किया। उसी क्षण से वह सेना की नजर में भगोड़ा बन गया। लेकिन दुर्भाग्य यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी रात गोडजिला द्वीप पर आ पहुंचा। पूरे दल की जान उसकी मशीन गन पर निर्भर थी। अगर वह गोली चलाता तो शायद कुछ लोग बच सकते थे। लेकिन जब उसने उस भयानक राक्षस को देखा तो भय ने उसके शरीर को जकड़ लिया। उसका हाथ ट्रिगर पर था, मगर वह एक भी गोली नहीं चला पाया। उसकी आंखों के सामने उसके साथी एक एक करके मारे गए और अंत में जीवित बचा सिर्फ वही। जब वह वापस टोक्यो लौटा तो लोग उसे कायर और भगोड़ा कहकर अपमानित करने लगे। समय बीतता गया। बाद में नोरिको और छोटी बच्ची उसके जीवन में आई। वे उसके अंधेरे जीवन में रोशनी की एक किरण बन गई। लेकिन उसके भीतर का घाव कभी नहीं भरा। हर रात उसे वही दुःस्वप्न सताते थे। वह नींद से चीख कर उठ बैठता और उसे लगता कि उसके मृत साथी वापस आकर उससे हिसाब मांग रहे हैं। उसके मन में यह धारणा गहराई से बैठ चुकी थी कि वह खुश रहने का हकदार नहीं है। वह प्यार पाने के योग्य नहीं है। वह एक सामान्य जीवन जीने के योग्य नहीं है। इसी वजह से वह अपने परिवार से भी दूरी बनाए रखता था और हमेशा अपने दिल के चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेता था। अब गोडजिला फिर लौट आया था और उसे लग रहा था कि इस बार भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। नोरिको ने उसकी पूरी कहानी शांत होकर सुनी। उसने न तो उसे दोषी ठहराया और न ही उससे नफरत की। उसकी आंखों में सिर्फ उसके लिए दर्द और सहानुभूति थी। वह बार बार उसे समझाती रही कि वह अपने अतीत का कैदी बनकर नहीं जी सकता। उसके कोमल शब्द धीरे धीरे उसके वर्षों पुराने मानसिक बंधनों को खोलने लगे। अगली सुबह उसने नोरिको को बच्ची की देखभाल करते देखा। वह छोटा सा पारिवारिक दृश्य इतना शांत और सुंदर था कि उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने फैसला किया कि अब वह अतीत की बेड़ियों को तोड़ देगा। अब वह अपने परिवार की रक्षा करेगा। अब वह जीने की कोशिश करेगा। लेकिन किस्मत उसे इतनी आसानी से शांति देने वाली नहीं थी। उधर गोडजिला अपने घावों से पूरी तरह उबर चुका था। अब वह पूरी गति से टोक्यो खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। उसका उद्देश्य साफ था, प्रतिशोध। समुद्र की सतह पर उसकी ऊंची पीठ की प्लेटें दिखाई देते ही गश्ती जहाजों पर तैनात सैनिकों के चेहरों का रंग उड़ गया। पिछली हार के बाद जापानी रक्षा बल पहले ही पूरे टोक्यो बे में जल बारूदी सुरंगों का
विशाल जाल बिछा चुके थे। योजना यह थी कि जैसे ही गॉडजिला का पता चलेगा, सारी सुरंगें एक साथ विस्फोटित कर दी जाएंगी। लेकिन जब विस्फोट हुए तो नतीजा वही रहा। गॉडजिला पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। वह बिना रुके शहर की ओर बढ़ता रहा। इधर सहायक निर्देशक घर पर घावों से उबर रहा था और बच्ची की देखभाल कर रहा था। इन दिनों घर की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नोरिको के कंधों पर थी। अचानक पूरे शहर में तेज हवाई हमले वाले सायरन गूंज उठे। रेडियो और लाउड स्पीकरों पर आपातकालीन घोषणा होने लगी। सभी नागरिकों को चेतावनी दी गई कि एक विशाल समुद्री जीव गिंजा क्षेत्र के पास तट पर उतर चुका है और सभी लोग तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जैसे ही उसने गिंजा शब्द सुना, उसका खून जम गया, क्योंकि वहीं नोरिको काम करती थी। वह बिना एक पल गंवाए घर से निकल पड़ा और पूरी ताकत से गिंजा की ओर दौड़ने लगा। इस समय टोक्यो पूरी तरह अराजकता में डूब चुका था। सड़कों पर लाखों लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मची हुई थी। गॉडजिला किसी निर्दयी सफाई कर्मी की तरह शहर के बीचों बीच आगे बढ़ रहा था। जहाँ से वह गुजरता वहाँ सिर्फ मलबा बचता। उधर नोरिको रोज की तरह ट्रेन से गिंजा जा रही थी। अचानक एक बस, जिसे गॉडजिला ने हवा में उछाल दिया था, आसमान से गिरकर सीधे रेल पटरियों पर आ गिरी। ट्रेन को आपातकालीन ब्रेक लगाने पड़े। पूरा डिब्बा बीच रास्ते में फंस गया और तभी नोरिको ने पहली बार उस राक्षस को अपनी आंखों से देखा। वही दैत्य जिसने वर्षों से लोगों के दिलों में भय पैदा कर रखा था। कभी वह केवल 20 मीटर ऊंचा युवा जीव था, लेकिन प्रशांत महासागर में हुए परमाणु परीक्षणों ने उसे बदल दिया था। लगातार विकिरण के प्रभाव में उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से विकसित होता गया। उसका आकार बढ़ता गया और अब वह सैकड़ों मीटर ऊंचा विनाश का पहाड़ बन चुका था। उसके सामने इंसान एक कीड़े से भी छोटे दिखाई देते थे। यदि वह अनजाने में भी किसी को छू देता तो उसकी हड्डियां चूर चूर हो सकती थीं। बहुत लोग सवाल करते हैं कि गॉडजिला बार बार जापान को ही क्यों निशाना बनाता है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम और प्रशांत महासागर में वर्षों तक चले परमाणु परीक्षण ही उस शक्ति का कारण थे जिसने इस दैत्य को जन्म दिया। गॉडजिला सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह युद्ध और परमाणु आपदाओं का जीवित परिणाम था। मानवता के अपने कर्मों की प्रतिध्वनि। वह जहाँ कदम रखता वहाँ धरती फट जाती, सड़कों और इमारतों की नींव हिल जाती। जापान ने वर्षों की मेहनत से जो आधुनिक रेल व्यवस्था खड़ी की थी, वह उसके सामने किसी खिलौने से अधिक नहीं थी। वह रेलगाड़ियों को ऐसे उठाकर फेंक रहा था जैसे कोई बच्चा रबर के खिलौनों से खेल रहा हो। नोरिको अब भी डिब्बे में फंसी हुई थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर अचानक गॉडजिला ने पूरे डिब्बे को अपने विशाल जबड़ों में उठा लिया। एक पल के लिए सभी को लगा कि अब उनका अंत निश्चित है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने डिब्बे को चबाया नहीं। उसने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। यात्री डिब्बे से बाहर गिरते हुए जमीन पर बिखर गए। नोरिको भी उनमें शामिल थी। काफी संघर्ष के बाद उसका शरीर संतुलन खो बैठा और वह नीचे बने एक स्विमिंग पूल में गिर पड़ी। यही उसकी जान बचाने का कारण बना। उधर शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर मौजूद पत्रकार लगातार इस आपदा का सीधा प्रसारण कर रहे थे। वे आखिरी क्षण तक अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने युद्धकालीन हवाई हमलों को झेला था, लेकिन गॉडजिला की ताकत के सामने उनकी सारी बहादुरी नगण्य थी। मानो गॉडजिला को एहसास हो गया हो कि कुछ लोग उसे लगातार देख रहे हैं। उसने अपनी विशाल पूंछ घुमाई। एक ही बार में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। पूरा इलाका मलबे में बदल गया। इसके बाद वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन पत्रकार अब भी अपनी जगह से नहीं हटे। उन्होंने प्रसारण जारी रखा। अगले ही क्षण गॉडजिला का एक साधारण कदम उस इमारत से टकराया और पूरी इमारत कांच की तरह टूट कर बिखर गई। मानो वह इंसानों को यह बता रहा हो कि असली भय क्या होता है। गॉडजिला अपने विशाल कदमों के साथ टोक्यो के केंद्र की ओर बढ़ता गया। नीचे भागते लोग उसके सामने चींटियों जैसे लग रहे थे। उसी दौरान नोरिको ने दूसरी बार उस विशाल छाया को अपने ऊपर मंडराते देखा। वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। डर के कारण उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। भागती हुई भीड़ ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। वह सड़क पर पड़ी रह गई। उसके शरीर में उठने की ताकत नहीं बची थी और उसी समय गॉडजिला का विशाल पैर उसकी ओर बढ़ने लगा। मौत अब बस कुछ ही कदम दूर थी। तभी सहायक निर्देशक समय पर वहां पहुंच गया। उसने नोरिको का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से उसे खींचकर दौड़ने लगा। पीछे चलते हुए गॉडजिला ने नीचे झांककर उन छोटे छोटे इंसानों को देखा जो उसकी टांगों के आसपास भाग रहे थे। उसकी आंखों में झुंझलाहट दिखाई दी और फिर उसने अपनी विशाल शल्कों से ढकी पूंछ को घुमाना शुरू किया। गॉडजिला अपनी विशाल पूंछ घुमाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी पूंछ का एक झटका ही काफी था कि आसपास की पूरी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती और देखते ही देखते पूरा इलाका मलबे में बदल जाता। इसी दौरान जब वह शहर में तबाही मचा रहा था, अचानक कई तोपों के गोले सीटी बजाते हुए उसके विशाल शरीर की ओर बढ़े और उसकी पीठ पर आकर फट पड़े। एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरे क्षेत्र में धुएं का गुब्बार फैल गया। ये जापानी सेना की आखिरी कोशिश थी। पहले की तरह अब उनके पास आधुनिक युद्धपोत, उन्नत मिसाइलें या अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। युद्ध के बाद जापान के पास बचा ही क्या था? जो कुछ भी था वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय का पुराना सैन्य सामान था। लेकिन जिस राक्षस ने परमाणु विस्फोट जैसी शक्ति को झेल लिया हो, वह इन जंग लगे हथियारों से क्यों डरता? भागते हुए लोग रुक गए। हर किसी की निगाहें धुएं के उस विशाल बादल पर टिक गईं। सबके मन में एक ही उम्मीद थी, शायद इस बार गॉडजिला खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही धुआं धीरे धीरे छुमटा,
लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। गॉडजिला पहले की तरह सीधा खड़ा था। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, बल्कि अब वह पहले से कहीं अधिक क्रोधित दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि ये इंसान अब भी उसकी शक्ति को समझ नहीं पाए हैं। अब वह उन्हें दिखाना चाहता था कि एक विनाशकारी देवता का क्रोध कैसा होता है। धीरे धीरे उसकी गर्दन और गले के भीतर नीली चमक बढ़ने लगी। उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट दिखाई देने लगा। यह दृश्य देखते ही पूरे शहर में दहशत फैल गई। लोग समझ चुके थे कि वह फिर से अपना सबसे विनाशकारी हमला करने वाला है। कई लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या सचमुच इस परमाणु दैत्य को कोई नहीं रोक सकता? गॉडजिला वहीं खड़ा होकर अपने भीतर मौजूद सारी परमाणु ऊर्जा को एकत्र करने लगा, मानो वह चाहता हो कि जापान इस दिन को हमेशा के लिए याद रखे। कुछ ही क्षणों बाद उसकी पीठ की विशाल प्लेटें सिकुड़ने लगी। नीली ऊर्जा उनमें दौड़ती हुई दिखाई देने लगी और फिर उसके विशाल मुंह से एक भयानक ऊर्जा किरण निकल पड़ी। वह सीधे शहर के बीचों बीच जा टकराई। अगले ही पल टोक्यो के आसमान में एक विशाल मशरूम क्लाउड उभर आया। वही दृश्य, वही भय, वही विनाश जिसने कभी पूरे जापान को झकझोर दिया था। लोगों को लगा जैसे इतिहास फिर से दोहराया जा रहा हो। जो लोग समय रहते नहीं भाग सके, वे कुछ ही पलों में उस भीषण तापीय लहर की चपेट में आ गए। इमारतें विस्फोट की तरंगों से ध्वस्त हो गईं, सड़कें फट गईं, पूरा इलाका आग और धुएं से भर गया। यही गॉडजिला की सबसे प्रसिद्ध शक्ति थी, एटॉमिक ब्रीथ। उसके शरीर में जमा समस्त परमाणु ऊर्जा का एक साथ विस्फोट। इतनी विनाशकारी शक्ति कि जिसने भी उसे देखा, उसे परमाणु हमले का भय फिर से महसूस हुआ। सहायक निर्देशक भी उस विस्फोट की चपेट में आने वाला था, लेकिन उसके आसपास मौजूद कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। इसी कारण वह किसी तरह जीवित बच सका। इस एक हमले ने टोक्यो को फिर से खंडहर बना दिया। जिस शहर को युद्ध के बाद वर्षों की मेहनत से पुनर्निर्मित किया गया था, वह कुछ ही मिनटों में फिर से तबाह हो गया। लेकिन इस शक्ति की एक कीमत भी थी। हर बार एटॉमिक ब्रीथ का उपयोग करने के बाद गॉडजिला का अपना शरीर बुरी तरह झुलस जाता था। उसकी त्वचा पर बड़े बड़े जले हुए निशान दिखाई देते थे। उसके भीतर जमा परमाणु ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती थी। उसे फिर से ताकत हासिल करने के लिए लंबे समय तक आराम करना पड़ता था। वह ऐसा राक्षस नहीं था जो लगातार अनंत बार यह हमला कर सके। उसकी शक्ति भी उसी नियम का पालन करती थी जिसे मानवता लंबे समय से समझने की कोशिश कर रही थी। परमाणु शक्ति एक दोधारी तलवार है। वह दूसरों को नष्ट करती है, लेकिन अपने धारक को भी नुकसान पहुंचाती है। पूरे शहर को बर्बाद करने के बाद गॉडजिला धीरे धीरे मुड़ा और वापस जाने लगा। उसके पीछे सिर्फ खामोशी बची थी, टूटी हुई इमारतें, जले हुए रास्ते और अंतहीन निराशा। सहायक निर्देशक दूर खड़ा उसकी जाती हुई आकृति को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके भीतर भावनाओं का तूफान चल रहा था। एक ओर वह गॉडजिला से ईर्ष्या करता था, क्योंकि गॉडजिला कभी नहीं डरता, कभी पीछे नहीं हटता। उसके पास वह साहस और शक्ति थी जिसे पाने का सपना वह पूरी जिंदगी देखता रहा था। लेकिन दूसरी ओर उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आता था। वह खुद को असहाय महसूस करता था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। वह गॉडजिला को मामूली चोट तक नहीं पहुंचा सका था। इस हमले में लगभग 30,000 लोगों की जान चली गई। हजारों परिवार उजड़ गए। करीब 20,000 इमारतें नष्ट हो गईं। हानि इतनी भयानक थी कि आंकड़े भी भयावह लगते थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मलबे के बीच भारी मात्रा में विकिरण फैल चुका था। आने वाले कई दशकों तक उस क्षेत्र में सामान्य जीवन संभव नहीं रहने वाला था। अब पूरी दुनिया गॉडजिला का नाम जान चुकी थी। सबको समझ आ गया था कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं है। नोरिको की मौत ने सहायक निर्देशक को भीतर तक तोड़ दिया। वह खुद को लगातार दोष देता रहा। उसी समय नोदा उसके पास आया। उसने कहा कि केवल पछतावे में डूबे रहने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर वह सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे अपने भय का सामना करना होगा, और उसके लिए एक ही रास्ता है, गॉडजिला को रोकना। क्योंकि जब तक यह राक्षस जीवित रहेगा तब तक युद्ध के घाव कभी नहीं भरेंगे। इस समय जापान की सैन्य शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। अमेरिका ने भी प्रत्यक्ष सहायता देने से साफ इनकार कर दिया। देश लगभग अकेला पड़ चुका था। आखिरकार सरकार ने नागरिक वैज्ञानिकों, पूर्व नौसैनिक अधिकारियों और अनुभवी लोगों को एक साथ बुलाया। अब लड़ाई सेना की नहीं, पूरे राष्ट्र की थी। जो कुछ भी बुद्धि, अनुभव और संसाधन बचे थे, उन्हें एकत्र कर अंतिम प्रयास करना था। सहायक निर्देशक ने बिना एक पल गंवाए इस अभियान में शामिल होने का निर्णय लिया। वह अब सिर्फ बदला नहीं चाहता था, वह अपने जीवन को अर्थ देना चाहता था। यह विशेष नागरिक टुकड़ी एक पूर्व विध्वंसक युद्धपोत कप्तान के नेतृत्व में बनाई गई। कप्तान ने सभी को समझाया कि यदि सरकार बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करती है तो इससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ सकता है, और उस समय दुनिया एक नए विश्व युद्ध के किनारे खड़ी थी। इसलिए यह अभियान आधिकारिक रूप से नहीं चलाया जा सकता था। उन्हें सब कुछ गुप्त रूप से करना था, लेकिन उनके पास संसाधन बेहद सीमित थे। सरकार केवल 4 पुराने विध्वंसक जहाज उपलब्ध करा सकती थी, बाकी सब उन्हें खुद करना था। जब लोगों ने सुना कि उन्हें फिर से समुद्र में जाना होगा तो कई चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। उन्हें अभी भी ताकाओ युद्धपोत के विनाश का दृश्य याद था। एक ही हमले में पूरा जहाज समाप्त हो गया था। अगर वे पुराने तरीके अपनाते
आते तो परिणाम भी वही होता। इसी समय नोदा आगे आया। वह पहले नौसेना का रणनीतिक अधिकारी रह चुका था। उसने वर्षों की तैयारी के बाद एक नई योजना प्रस्तुत की। पहली नजर में वह योजना बेहद अजीब लग रही थी, लेकिन वास्तव में वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। नोदा ने समझाया कि आधुनिक हथियार भी गोडजिला को नहीं मार सकते। उसकी पुनर्जीवन क्षमता इतनी शक्तिशाली है कि सामान्य चोटें उसे और अधिक खतरनाक बना देती हैं। इसलिए सीधा हमला करना बेकार है। उन्हें प्रकृति की शक्ति का उपयोग करना होगा। इसके बाद उसने एक छोटा सा प्रयोग दिखाया। उसने पानी से भरे टैंक में एक लकड़ी का टुकड़ा डाला, फिर उसमें विशेष गैस छोड़ी। गैस से असंख्य छोटे बुलबुले बने और लकड़ी के चारों ओर चिपक गए। कुछ ही सेकंड में लकड़ी की उछाल क्षमता समाप्त हो गई और वह पानी में डूबने लगी। नोदा ने कहा कि यही सिद्धांत गोडजिला पर लागू किया जाएगा। विशेष गैस छोड़कर उसके पूरे शरीर के चारों ओर बुलबुलों की परत बना दी जाएगी। जैसे ही ऐसा होगा, उसका शरीर अपनी प्राकृतिक उछाल खो देगा और वह तेजी से समुद्र की गहराइयों में डूबने लगेगा। योजना यह थी कि गोडजिला को इतनी गहराई तक ले जाया जाए जहां समुद्र का दबाव उसे कुचल दे। दूसरे शब्दों में, वे समुद्र की शक्ति से समुद्र के राक्षस को मारना चाहते थे। लेकिन योजना सुनते ही कई लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि गोडजिला वर्षों से गहरे समुद्र में रहता आया है। वह अत्यधिक दबाव का आदी है। साधारण समुद्री दबाव उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसी स्थिति में यह योजना कैसे सफल होगी? नोदा ने शांत स्वर में जवाब दिया। उसने समझाया कि सामान्य परिस्थितियों में धीरे धीरे गहराई बदलने से जीव अनुकूलित हो जाते हैं, लेकिन यदि गोडजिला को कुछ ही सेकंड में अत्यधिक गहराई तक पहुंचा दिया जाए तो उसके शरीर के हर हिस्से पर लगभग 1500 टन का दबाव पड़ेगा। इतनी अचानक बढ़ी हुई शक्ति को सहना किसी भी जीव के लिए आसान नहीं होगा और यहीं से उनकी अंतिम योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होने वाला था। लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी बाकी थी। गोडजिला कोई सामान्य जीव नहीं था। वह एक अज्ञात प्रजाति था जिसके शरीर की वास्तविक सीमाएं किसी को नहीं पता थी। इसी वजह से नोदा भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि उसकी योजना 100% सफल होगी। उसने साफ कहा कि यह केवल एक संभावना है। हो सकता है गोडजिला समुद्र के अत्यधिक दबाव को सहन कर ले, हो सकता है योजना असफल हो जाए। लेकिन उन्होंने केवल एक योजना नहीं बनाई थी। अगर पहली रणनीति विफल हो जाती तो तुरंत दूसरी योजना लागू की जाती। ये उनका बैकअप ऑपरेशन था। इसके लिए विशेष प्रकार के विशाल फुलाने वाले उछाल उपकरण तैयार किए गए थे। इन उपकरणों को समुद्र की गहराई में पहले से तैनात किया जाना था। जैसे ही गोडजिला को समुद्र तल तक पहुंचाया जाता, ये मशीनें सक्रिय हो जाती। कुछ ही सेकंड के भीतर वे समुद्र के नीचे लगे विशाल एयर बैगों में अत्यधिक दबाव वाली कार्बन डाइऑक्साइड भर देती। इन एयर बैगों की उछाल शक्ति इतनी अधिक थी कि वे गोडजिला जैसे विशालकाय जीव को भी समुद्र की गहराइयों से खींचकर ऊपर ला सकते थे। योजना यह थी कि यदि गोडजिला हजारों मीटर नीचे तक पहुंच जाए और फिर भी गहरे समुद्र के दबाव को झेल ले तो उसे अचानक अत्यधिक गति से वापस सतह पर खींच लिया जाए। यहीं इस योजना का असली खतरा छिपा था। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे खतरनाक और भावुक युद्ध। गोडजिला एक बार फिर टोक्यो की ओर बढ़ रहा होता है। सरकार के पास उसे रोकने का कोई असरदार तरीका नहीं बचता। इसलिए कुछ पूर्व नौसैनिक अधिकारी, इंजीनियर और आम नागरिक मिलकर एक बेहद जोखिम भरी योजना बनाते हैं। उनकी योजना होती है कि पहले गोडजिला को विशाल फ्रियोनन टैंकों की मदद से समुद्र की गहराई में खींचा जाए ताकि भारी पानी का दबाव उसके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सके। अगर यह योजना असफल हो जाए तो दूसरी योजना के तहत बड़े बड़े गैस गुब्बारों की मदद से उसे अचानक सतह पर खींच लिया जाए, जिससे दबाव में तेज बदलाव उसके शरीर को तोड़ दे। योजना शुरू होते ही गोडजिला अपनी विनाशकारी एटॉमिक ब्रीथ से कई जहाजों को तबाह कर देता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि इंसानों की पूरी कोशिश बेकार हो जाएगी। इसी बीच कोइची शिकिशिमा अपने लड़ाकू विमान में बम लेकर गोडजिला की ओर उड़ता है। इस बार वह डरकर पीछे नहीं हटता। वह सीधे गोडजिला के मुंह के अंदर विमान ले जाकर विस्फोट कर देता है। धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि गोडजिला का सिर और उसका आंतरिक ऊर्जा स्रोत पूरी तरह नष्ट हो जाता है। लेकिन आखिरी पल में पता चलता है कि विमान में इजेक्शन सीट लगी थी। शिकिशिमा समय रहते बाहर निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस तरह वह अपने अतीत के अपराध बोध से भी मुक्त हो जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद शिकिशिमा अस्पताल पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि नोरिको जिंदा है। दोनों की भावुक मुलाकात होती है और उन्हें एक नई जिंदगी की उम्मीद मिलती है। लेकिन फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी दृश्य में समुद्र की गहराई में गोडजिला के शरीर का एक हिस्सा फिर से धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगता है। वहीं नोरिको की गर्दन पर एक रहस्यमयी काला निशान भी दिखाई देता है, जो संकेत देता है कि गोडजिला का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और भविष्य में उसकी वापसी संभव है।